कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके प्रश्नों को समझते हैं और अंग्रेजी ग्रामर, 10वीं अंग्रेजी, 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स की डिस्क्रिप्शन लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। जो विषय आपको पढ़ना है आप उसके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले 3 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न समझते हैं, ये है शक्ति एवं कार्य में अंतर लिखिए। तो देखिए शक्ति हो गया और ये कार्य ऊर्जा हो गया। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह समय पर निर्भर करता है, यह समय पर निर्भर नहीं करता। इसका एसआई मात्रक वाट होता है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका विमी सूत्र ml2T-3 होता है, इसका विमी सूत्र ml2T-2 होता है। इस तरह से शक्ति और कार्य में अंतर है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसा है, यदि F मतलब बल है 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप तथा D विस्थापन 5I कैप प्लस 4J कैप माइनस 3K कैप हो तो कार्य की गणना करिए। तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, W=F वेक्टर इंटू D वेक्टर या S वेक्टर भी लिख देते हैं, माने बल गुणे विस्थापन। अब हम क्या करेंगे, ये जो F का मान है तो ये पूरा उठा करके F का मान रख दिए। इसके बाद जो ये D का मान है पूरा उठा करके D का मान रख दिए। इस तरह से मान रख दिए हैं। अब मान रखने के बाद गुणा करना कैसे देखते हैं, तो केवल इसमें I का I वाले के साथ, J का J वाले के साथ और K का K वाले के साथ गुणा होता है। ये अदिश गुणनफल है। तो जैसे 3 के साथ यदि 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3×5=15। तो यहाँ पर 15 लिख दिए। तो I के साथ I का गुणा करना है, बाकी के साथ सभी का गुणा 0 हो जाएगा, तो करना ही नहीं है। इसके बाद आगे का देख लेते हैं। 4 का गुणा +4 से, तो +4 का +4 से गुणा हो गया तो कितना आ गया 16। इसके बाद यहाँ पर K का K वाले से होगा, इसके गुणांकों का, तो यहाँ +5 है या -3 है, तो 5×3=15 प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया माइनस। तो इस तरह से यहाँ पर गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि ये 15 कट जाएगा, क्या बचा 16। तो कार्य जो है 16 इकाई होगा, या 16 जूल भी लिख सकते हैं। हालांकि इसमें मात्रक नहीं दिया तो इकाई लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा है संघट्ट किसे कहते हैं, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट को समझाइए। तो चलिए इसको समझते हैं। तो वह विलगित घटना जिसमें 2 वस्तुएं अल्प समय के लिए अंतःक्रिया करती हैं, अंतःक्रिया मतलब पास आती हैं या प्रभावित करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। या टकराना भी है, तो टकराने का मतलब नहीं कि भौतिक रूप से टकराना है। यदि एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं अल्प समय के लिए तो वो भी क्या कहलाता है, संघट्ट कहलाता है। तो इसमें जो दो वस्तुएं अल्प समय के लिए एक दूसरे को प्रभावित करती हैं या अंतःक्रिया करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बिलियर्ड की गेंद को मारना, कैरम की गोटियों का टकराना, गैस के अणुओं की गति, आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, अल्फा कण का नाभिक से विचलित हो जाना। इस तरह से जो घटनाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। इसके बाद ये संघट्ट 2 तरह का होता है। एक होता है प्रत्यास्थ संघट्ट, तो वह संघट्ट जिसमें रेखी संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होती हैं, संरक्षित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। जैसे परमाणुओं का टकराना, हाथी के दांत की जो बनी गोलियां होती हैं यदि वो आपस में टकराती हैं तो वो भी प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। वायु के कणों का टकराना ये प्रत्यास्थ संघट्ट है। दूसरा है इसमें अप्रत्यास्थ संघट्ट, तो वह संघट्ट जिसमें रेखी संवेग संरक्षित होता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, जैसे वाहनों का टकराना, ये एक तरह का प्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण है। इसके बाद हम इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध करिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय होता क्या है, चलिए इसको देखते हैं। किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। तो देख लिए इसको ही शब्द बना के लिखा गया है या शब्द से सूत्र लिखा गया है।
तो यहाँ पर ये W का मतलब कार्य है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य, फिर K का मतलब गतिज ऊर्जा, और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र लिखा है, इसी को पढ़ना है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, फिर इसके बाद ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब इसे हमें सिद्ध करना है, निगमन करना है, इसकी व्युत्पत्ति करना है। कैसे कैसे करेंगे? तो माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m हो गया, उस पर लगाया गया बल F है, उस पर उत्पन्न त्वरण A है, विस्थापन S है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, अंतिम वेग v है, तो गति के तृतीय नियम से। तो इस तरह से यहाँ पर हमको वस्तु के बारे में लिखना है कि उसका द्रव्यमान क्या है, त्वरण क्या है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, बल क्या है। इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, इन चीज़ों को बताना है। तो चलिए, गति का तृतीय समीकरण ये होता है 2as = v² - u²। अब इसमें हम मान रख देते हैं। इसमें हम क्या कर दिए हैं, इस 2 का जो इधर 2 था इधर भेज दिए हैं, तो ये हो गया 1/2 और साथ में हो गया 1/2, या कह सकते हैं m/2 का सभी पक्षों में क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। तो यहाँ पास हमारे पास देख लीजिए, ऐसा समझ लीजिए 2as है और साथ में क्या है, यहाँ v² है और माइनस क्या है, u² है। तो यहाँ पर तो ये वाला स्टेप में लिख दिया। अब इस पूरे स्टेप में हमको क्या करना है, m/2 का गुणा करना है। इसमें भी m/2 का गुणा करना है, इसमें भी m/2 का गुणा करना है, और इसमें भी m/2 का गुणा करना है। सभी में कर रहे हैं तो यहाँ 2 कट जाएगा, तो ये क्या बच गया,mas। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, m/2, तो 1/2 अलग कर दिए हैं, फिर क्या बचा, mv²। तो 1/2 mv² हो गया, 1/2 mu² हो गया। इस तरह से हम यहाँ लिख लिए। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि यहाँ ma गायब है। ये देख लीजिए, यहाँ ma इसलिए गायब है क्योंकि m × a बराबर क्या होता है, f। ये बगल में आप लिख दीजिएगा, यहाँ नहीं लिखा है तो आप f लिख दीजिएगा यहाँ। तो यहाँ f बराबर क्या हो गया, ma, इसलिए ma की जगह क्या लिख दिए, f है, f। और यस तो पहले से है, और यहाँ पर ये जो गतिज ऊर्जा है ये फाइनल गतिज ऊर्जा है, तो kF लिख दिए। अंतिम v माने अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग, तो अंतिम गतिज ऊर्जा ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो गतिज ऊर्जा के सूत्र से kF - ki लिख दिए। अब ये जो Fs होता है, बल गुणे विस्थापन, ये कार्य होता है, तो यहाँ कार्य लिख दिए बराबर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा k, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमको यहाँ पर इसे करना है। और ये भी देख लेना है, ये जो अंतिम वेग है अभी इस कंडीशन में u है, और प्रारंभिक वेग क्या है, v है, u का मान 0 नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब हम इसका 5वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 5वां प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध P = √2m स्थापित करिए। तो यहाँ पर फिर से वही मान लेते हैं कि गतिमान वस्तु है, उसका द्रव्यमान m होगा, वेग v होगा, गतिज ऊर्जा k होगी, संवेग को p से लिखते हैं इस तरह से। तो यहाँ देख लीजिए, संवेग बराबर p बराबर होता है m v। तो ये v निकालेंगे तो m का पक्षांतर कर देंगे, तो p/m बराबर v इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, उतनी बात है। इसके बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², तो ये लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर हम v का मान रख देंगे, ये जो v का मान है यहाँ पर हम रख दिए हैं v की जगह पर, ये v की जगह पर ये रख दिए हैं। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए हैं। अब ये कैसे कैसे आ गया, इसको डायरेक्ट है तो इसलिए चलिए इसको थोड़ा सा समझ ले देते हैं, 1-2 स्टेप इसमें डायरेक्ट। 1/2 यहाँ पास हमारे पास m है ही, यदि हम यहाँ से इसका स्क्वायर खोल दें तो ये हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर खुलेगा तो p² और नीचे स्क्वायर खुलेगा तो ये हो जाएगा m²। अब यहाँ से एक m जो है इस m से कट जाएगा, 2 है। अब ये हम इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास k पहले से है और 2 और m का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2mk, और बराबर क्या बचेगा इस साइड p²। तो इस तरह से यहाँ पर हम पक्षांतर कर दिए हैं, 2 का भी इधर पक्षांतर कर देंगे और साथ में m का भी पक्षांतर कर देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ एक ठो m कटा है, एक बचा है। अब यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो इस तरह से √2mk हो जाएगा। तो ये संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच का संबंध है। इसके बाद इसका 6वां प्रश्न देखते हैं, शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति के सूत्र P = F × V को स्थापित करना है। तो चलिए शक्ति को समझ लेते हैं। शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इतनी छोटी सी परिभाषा है, कार्य करने की दर क्या कहलाती, शक्ति। इसका सूत्र ये होता है P = W/T। तो यहाँ पर ये W का मतलब कार्य और T का मतलब समय या दर, तो कार्य करने की दर ही क्या कहलाती, शक्ति। शक्ति को P से लिखते मतलब पावर हो गया।
अब हम जानते हैं तात्क्षणिक यदि शक्ति निकालना है तो यहाँ पूरा सूत्र वही लिखा है। ये W की जगह हम क्या लिख दिए हैं DW, और T की जगह क्या लिख दिए हैं DT। ये तात्क्षणिक शक्ति के लिए सूत्र होता है। अब यहाँ पर ये जो W का मान होता है ये हम लिख दिए F × S। ये कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, इसलिए यहाँ पर W की जगह लिख दिए F × S और बाकी DT की जगह DT लिख दिए। अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, F को हम बाहर लिख दिए। देख लीजिए यहाँ F को हम बाहर लिख दिए तो अंदर क्या बचा, ds वेक्टर अपॉन dt। तो ये हुआ, इसका मतलब हुआ विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय का मतलब क्या होता है, वेग, इसलिए इसकी जगह v लिख दिए हैं। तो इस तरह से P = क्या होता है, F × v। अब हम इसका 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न है, कोई बाइक 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण बल आरोपित होता है तो बाइक के इंजन को शक्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो घर्षण बल का मान है वो 300 न्यूटन हो गया, और जो बाइक का वेग है ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हम जानते हैं शक्ति का भी सूत्र निकालें हैं तो P = F × v होता है। तो F का मान हो गया 300, V का मान हो गया 5, तो P बराबर कितना हो गया, इसमें गुणा कर देंगे तो 1500 वाट। तो इस तरह से यहाँ पर इंजन की शक्ति कितनी चाहिए, 1500 वाट चाहिए। इसके बाद हम इसका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न है, किसी भवन भूतल पर लगा पंप 30 घन मीटर आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा व्यय की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो द्रव्यमान, तो m द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ पर घनत्व कितना है, घनत्व दिया नहीं रहता है। तो जो पानी का घनत्व होता है वो 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। तो घनत्व का हम ये 10,000 लिख लिए। फिर आयतन कितना दिया है 30, तो यहाँ पर 30 लिख दिए। तो इस तरह से गुणा करेंगे तो 30,000 kg हो जाएगा। तो 1000 आपको ये जो यहाँ पर जो है 1000 जो दिया है वो आपको याद करके जाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं दिया होगा। ये पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर में। अब इसके बाद यहाँ समय दिया है कितना, 15 मिनट। तो यहाँ पर ये मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो इस तरह से 900 सेकंड आ जाएंगे। अब यहाँ पर उसकी भूतल से ऊंचाई, जहाँ पानी चढ़ाना है टंकी में, उसकी ऊंचाई 40 मीटर दिया है। अब हम जानते हैं शक्ति बराबर P बराबर क्या होता है, W/T। लेकिन W जो होता है वो इसके इंजन द्वारा कार्य किए गए के शक्ति के बराबर हो जाएगा, कार्य के वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम पानी को ऊपर चढ़ा रहे हैं तो जो ऊपर पानी है उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो जो हम कार्य कर रहे हैं वही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा, इसलिए कार्य की जगह पर हम लिख दिए mgh, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिख दिए हैं। तो यहाँ पर m का मान हो गया, g का मान 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम 10 लिख लिए हैं। और h का मान यहाँ ऊंचाई कितना दिया है 40, तो 40 लिख लिए। t का मान 900 दिया तो 900 दे दिए। अब यदि हम इसमें काट लेंगे, भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13,333 जूल। अब इसके बाद यदि हम HP में निकालना चाहें तो 746 वाट का इसमें भाग कर देंगे तो ये HP में निकल आएगा। तो जो भी आपके पास ये मान आ रहा है, ये मान आया आपके पास ये इतना, तो जितना होता है ये कितना 746 वाट होता है 1 HP में। तो इसका भाग करेंगे तो भाग करने के बाद ये HP में जब बदलेगा हार्स पावर में तो 17.8 ये HP का इसका शक्ति हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको शक्ति लिख